तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट्स, बट ये फाइनल अकाउंट थोड़ा सा अलग है। ये फाइनल अकाउंट बनता है फैक्ट्रीज के लिए या फिर वो लोग जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सबसे पहले ये समझो कि इसको बनाने का ज़रूरत क्यों पड़ा। ट्रेडिंग में जो लोग लेन देन कर रहा है वो लोग का आता है। प्रॉफिट लॉस तो हर कोई बनाता है। अगर हम लोग सीए हैं, हम लोग खाली पीएल बनाएंगे, ट्रेडिंग होगा अपना, ओपनिंग क्लोजिंग सब कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। बट जो फैक्ट्री वाले होते हैं वो लोग का कहना है कि हम लोग के पास रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, ये सब का भी तो हिसाब किताब होता है। फैक्ट्री के अंदर में जो खर्चा और तो उसका हम लोग उसको अलग से हम लोग दिखाना चाहते हैं, और ताकि हम लोग का जो ये हम लोग को एक आइडिया रहे कि हम लोग के पास साल के अंत में कितना रॉ मटेरियल है, कितना WIP है, कितना फिनिश गुड्स है, ये सब हम लोग को अंत में पता हो। क्या यहाँ पे प्रॉफिट निकालने का कोई मतलब बनता है? वो लोग को करना तो ट्रेडिंग है ना, क्या फैक्ट्री से कुछ कमा रहा है वो लोग? तो यहाँ प्रॉफिट निकलेगा। पहले तो ये बात ध्यान से समझना, ठीक है? दिखा दें। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं। उसको बनाने का ना मेथड समझो। यहां पे ना दोनों साइड में दो दो कॉलम बनेगा। ठीक है, एक बनेगा रुपीस का कॉलम और एक बनेगा यूनिट्स का कॉलम। ओके, फिर शुरू करते हैं कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट। साल के अंत में अगर कुछ बचा तो वो क्रेडिट होगा, और कोई खर्चा वगैरह किए तो वो डेबिट होगा, कोई कमाई वगैरह हुआ तो वो क्रेडिट होगा। मेरे मन में सवाल है भैया, अभी आप बोले हैं कि कमाई नहीं होता है, मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्री में कमाई होता है क्या? नहीं होता है। तो आप कैसे यहाँ पर क्रेडिट खाली रहेगा? तब पहला बात कमाई होगा बाई प्रोडक्ट, वो दूसरा बाई है, ये बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, बाई प्रोडक्ट हमेशा NRV पे होता है, हमेशा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सबसे पहले NRV का मतलब समझो। कोई सामान है जिसको हम 500 रुपया में बेचें, लेकिन उसको बेचने के लिए एक बिचौलिया एजेंट का जरूरत पड़ा जिसको हम 50 रुपया दिया, तो मेरा NRV कितना हो गया? यानी कि NRV का मतलब सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? भैया ये बताइए बाई प्रोडक्ट क्या होता है? मालूम है, मानो हम लोग बनाते हैं गन्ना का हम लोग का काम है। हम लोग गन्ना का जूस को बनाते हैं, बॉटल में डालते हैं और मार्केट में बेचते हैं। तो गन्ना का जूस में क्या होता है कि मशीन में गन्ना गया और उधर से गन्ना का वेस्ट निकला, जूस तो डब्बा में चल गया, लेकिन वो वेस्ट भी मार्केट में बिकेगा। उस वेस्ट को रिसाइकिल करके बहुत चीज़ बनाया जा सकता है, बोरा बनाया जा सकता है ना, बोरा, गन्ना का जूट का बोरा। तो भैया वो भी तो यूज हो रहा है। क्या मेरा गन्ना का उसका काम है? नहीं, उसको तो हम सल्टा देंगे, जिसका काम है वो बनाएगा बोरा। मेरे पास एक्स्ट्रा वेस्ट है, हम उससे कमा रहे हैं। ये बाई प्रोडक्ट होता है, यानी कि मेरा उस चीज का काम नहीं है, बट उसके प्रोसेस में जो निकला हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ये बात सबको क्लियर है? ये क्या होता है? बाई प्रोडक्ट। क्लियर? बटर मिल्क मतलब समझता है? छाछ, छाछ का पैकेट कितना रुपया में आता है? 10 से 12। जबकि लस्सी या फिर बटर या फिर चीज सस्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि छाछ बाई प्रोडक्ट है और छाछ से भी वो लोग कमा रहे हैं। क्या छाछ का मैन्युफैक्चरिंग के लिए खोल के रखा अमूल अपना, बट कमाया जा रहा है ना, दैट इज ऑल्सो बाई प्रोडक्ट। क्या ये बात क्लियर? ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को यहाँ तक। उसके अलावा हमेशा रॉ मटेरियल
यूज होता है, तो हम लोग टू रॉ मटेरियल लिखेंगे। बट यहाँ पर कौन सा रॉ मटेरियल जाएगा? जो इस साल हम खरीदे, या जो मेरे पास स्टार्टिंग में था, या फिर जो इस साल हम यूज किए, या फिर जो अंत में है। 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन 1 खरीदे, 2 स्टार्टिंग से था, 3 यूज किए, 4 क्लोजिंग स्टॉक। ये 2 रॉ मटेरियल में क्या लिखेंगे? यहाँ कंज्यूम्ड लिखाएगा। हम कितना रॉ मटेरियल इस साल यूज किए। मैन्युफैक्चरिंग में क्या लिखा था? टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना यूज हुआ। कैसे निकलेगा? स्टार्टिंग में कितना था प्लस तुम और कितना खरीदा लेस अंत में कितना बचा, जो बचा वो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो जाएगा। तो रॉ मटेरियल यहाँ पे कौन सा आएगा? कंज्यूम्ड। और एक ये वर्किंग नोट तुम लोग को करना पड़ेगा। क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, कूल। इसके अलावा एक और खर्चा है जो मैन्युफैक्चरिंग में होगा। क्या? वेजेस। वेजेस का खर्चा भी होगा ना फैक्ट्री में। अरे अगर सैलरी है वो तो पीएल में जा रहा है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस है वो यहाँ पर आएगा। यानी कि फैक्ट्री का जो मजदूर जो फैक्ट्री में काम कर रहा है वो लोग को जो पैसा देंगे वो यहाँ पर आएगा। क्लियर है? क्या किसी बच्चा को ये सब पॉइंट्स में यहाँ तक दिक्कत हो रहा है? हो रहा है तो बताओ। नहीं हो रहा है। उसके बाद बहुत सारा ना फैक्ट्री में ओवरहेड लगता है। भैया फैक्ट्री का ओवरहेड से आपका मतलब क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय फैक्ट्री ओवरहेड? देखो, फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब बेसिकली होता है इनडायरेक्ट खर्चा। बहुत सारा इनडायरेक्ट वेजेस लगेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगेगा। तो जो भी इनडायरेक्ट है लेकिन फैक्ट्री का है वो पीएल में डालेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग में डालेंगे? मैन्युफैक्चरिंग में डालेंगे। वो पीएल में मत डाल देना। अगर बोल दिया कि फैक्ट्री ओवरहेड है वो कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में। क्या यहाँ पे बांटा गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को? अभी तक नहीं बांटा गया, तो हम लोग को नहीं बांटना है। क्लियर? तो इनडायरेक्ट मटेरियल लगा, इनडायरेक्ट वेजेस लगा। जैसे कि मानो किसी को कोई छुट्टी लिया वर्कर, लेकिन हम पेड लीव दिया, वो इनडायरेक्ट हो गया ना। वो कुछ काम नहीं कर रहा है, कोई है प्रोडक्ट जिससे हम डिवाइड करके बताएं उसका कितना रुपया बना, लेकिन उसको फिर भी पैसा मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट। क्लियर है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, मशीन प्लांट एंड मशीनरी का इंश्योरेंस कराएं, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है? और इनडायरेक्ट मटेरियल भी लगता है। भैया कैसे? अरे आज मेरा प्लांट एंड मशीनरी है, मेरा काम है गन्ना का, गन्ना खरीदेंगे वो मेरा रॉ मटेरियल, लेकिन प्लांट वो जो मशीन है उसमें हमको टाइम टू टाइम मोबिल डालना होगा ताकि चेन और मोटर आराम से काम हो। वो कहाँ जाएगा? जो खर्चा मैन्युफैक्चरिंग का है वो यहाँ पे आएगा। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बता देगा, बता देगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? उसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड में ना छोटा मोटा खर्चा और होता है, जैसे कि रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता पता है? हम गन्ना का मशीन से काम कर रहे हैं, वो मशीन को डेवलप किया होगा, उस आदमी का कहना है कि भाई हर महीना तुम हमको 200 रुपया देना, क्योंकि ये मशीन मेरा आइडिया था। पहले का आदमी लोग तो हाथ से करता था, हम मशीन बना दिया, तो उसको रॉयल्टी दे रहे हैं। वो डायरेक्ट खर्चा है, इनडायरेक्ट है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। मानो हम मशीन को भाड़ा पे लेके रखें, हायर चार्जेस, ईएमआई वगैरह चल रहा है, उसका आखिरी ईएमआई तक तो हायर है, वो भी आएगा। ये सब हुआ फैक्ट्री ओवरहेड। एक ना अलग से इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस बोले ना, डेप्रिसिएशन, ये सब खर्चा। ठीक है? और लास्ट में ओपनिंग स्टॉक होता है ना, ओपनिंग स्टॉक। क्या यहाँ पे कोई ओपनिंग स्टॉक आएगा? आएगा। एक लौता 3 चीज का बात हुआ था अभी, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। हम बनाते हैं मोबाइल, अगर मेरा सारा रॉ मटेरियल ला के रखा गया है, मोबाइल का स्क्रीन, प्लास्टिक, बैटरी, चार्जिंग पोर्ट, मदरबोर्ड सब ला के रखा गया, ये रॉ मटेरियल। हम आधा मोबाइल बना चुके हैं,
बस बैक कवर लगाना बाकी है और चार्जिंग पोर्ट लगाना बाकी है। WIP आधा काम हो चुका और फिनिश गुड्स यानी कि पूरा का पूरा मोबाइल रेडी। अगर फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है वो कहाँ आएगा? ट्रेडिंग में। याद है बाई क्लोजिंग स्टॉक कर रहे थे। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा? यहाँ हो चुका काम, रॉ मटेरियल कंज्यूम सब कुछ करके निकाले, तो एक लौता ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक किसका लिखाएगा? WIP का। याद रहेगा ना ये बात? अब WIP का क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल का तो जो होना था यहाँ हो गया, क्लोजिंग स्टॉक जो फिनिश गुड्स का है वो ट्रेडिंग में जाएगा, तो यहाँ खाली WIP का ओपनिंग स्टॉक आएगा और बाई क्लोजिंग WIP आएगा। क्लियर है भैया? एक बात बताइए। हाँ बेटा। हाँ ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड है। फैक्ट्री के लिए अगर हमको मशीन लिया रॉयल्टी पे कर रहे हैं तो क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के केस में मत बांटो। यहाँ पर क्या एक बार भी हम बोल रहे डायरेक्ट जाएगा इनडायरेक्ट जाएगा? नहीं ना बोल रहे, तो तुम लोग मत दिमाग लगाओ। यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्ड को भूल जाओ थोड़ा देर के लिए। भैया मेरे मन में एक डाउट है। डाउट ये है कि अगर इसमें कोई बैलेंस आया तो वो कहाँ जाएगा? अगर इस तरफ आया तो जरूर कोई खर्चा या ओपनिंग WIP होगा, क्योंकि प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है यहाँ पे। और अगर क्रेडिट साइड आया तो ट्रेडिंग में भेज दो। क्या नाम से? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नाम से। कॉस्ट ऑफ। अच्छा, ट्रेडिंग में जाएगा कि PL में जाएगा? ट्रेडिंग में जाएगा, क्योंकि ये ट्रेडिंग के लिए अनिवार्य था, डायरेक्ट है, जरूरी है ना? तो ये कॉस्ट, ये जो बैलेंस फिगर आएगा वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नाम से कहाँ चल जाएगा? ट्रेडिंग। याद रहे यहाँ पे यूनिट का कॉलम बनेगा, ठीक है? यूनिट का कॉलम बनेगा और यूनिट्स भी लिखाएगा। क्या ट्रेडिंग PL में यूनिट का कॉलम बनता था? नहीं भैया, लेकिन यहाँ पर बनना जरूरी है। भैया आपका बात हमको थोड़ा थोड़ा तो समझ आ रहा है। अगर हम लोग एक सम प्रैक्टिस कर ले तो और अच्छा हो। तो सबसे पहले एक सिंपल वाला करें। 1000 यूनिट है जो साल भर में प्रोड्यूस होता है फैक्ट्री में। 1 लाख यूनिट वर प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री। हर यूनिट का मटेरियल कॉस्ट कितना है? 10 रुपया। मटेरियल कॉस्ट मतलब कौन सा मटेरियल कॉस्ट? रॉ मटेरियल कॉस्ट। लेबर लग रहा है 5 रुपया और रॉयल्टी है 3 रुपया। रॉयल्टी इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है? फैक्ट्री ओवरहेड बट है तो डायरेक्ट ही, ऐड तो होगा ही। हुआ क्या, ध्यान से समझो। हमसे पूछा गया कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, सामान को बनाने का खर्चा कितना लगा। हम बोले 10 रुपया रॉ मटेरियल का, प्लस 10 रुपया डायरेक्ट वेजेस का, लेबर को दे रहे हैं ना वेजेस, तो 5 रुपया, और 3 रुपया किसका? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि क्या नाम से है? रॉयल्टी। कितना रुपया हुआ? कितना यूनिट है? 1 लाख। टोटल 18 लाख का खर्चा। लेकिन एग्जाम में ना ये लोग सारा खर्चा को टोटल यहीं पे इंटू करके दिखाता है 1 लाख से। लास्ट में इंटू नहीं करना है, डायरेक्ट करके दिखाना। अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोलेगा तो क्या भैया ये एग्जाम में आएगा? नहीं, लेकिन बेसिक्स क्लियर करने के लिए ज़रूरी था। यहाँ तक सबको क्लियर? भैया काम का बात पे आइए, एग्जाम में क्या आएगा? टाइम पास मत कराइए, ठीक है? जैसा तुम लोग बोलो। इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये एग्जाम वाला क्वेश्चन है, महा इजी। देखो, विमल है, विमल का फैक्ट्री होगा सोप का। विमल सोचा अब कि अब हम लोग सिर्फ जुआ की स्क्रीन नहीं करेंगे, अब हम लोग साबुन भी बेचेंगे। तो वो लोग साबुन बेच रहा है, ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, ओपनिंग रॉ मटेरियल, बहुत सारा डिटेल दिया मेरे को। भैया आप बोले कि इतना बुद्धि नहीं लगाना है, आप हम लोग को एक फॉर्मेट बना के दिए इसका, ठीक है? हम लोग वो फॉर्मेट बनाएंगे। इस बार फॉर्मेट में कितना कॉलम है? 2 कॉलम, ठीक है? ये यूनिट हुआ और ये अमाउंट हुआ। इजी? ओके। मैन्युफैक्चरिंग
अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, एज एट नहीं होगा, फॉर द ईयर एंडिंग, ठीक है। यूनिट रुपीस, यूनिट। सबसे पहले ओपनिंग है क्या कुछ भैया? WIP है, कितना यूनिट है? 10,000 यूनिट है। और कितना रुपया है? दूसरा सीधे रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालो, इसका मार्क्स रहता है अलग से। ओपनिंग कितना है? 1,70,000। परचेजेज है क्या? 8,20,000। और क्लोजिंग है क्या? 1,90,000। ये जो है ये रुपीस में है कि यूनिट्स में? रुपीस में। तो क्या यूनिट्स में कुछ लिखाएगा यहाँ? सीधे रुपीस में कितना? नोटिस किया हम यहाँ यूनिट में काम नहीं किए क्योंकि यूनिट था क्या? 8 लाख रुपया। उसके अलावा कोई डायरेक्ट खर्चा है? हायर चार्जेस है, ठीक है। बट इस देखो हम लोग कैसे सीक्वेंस में चल रहे हैं समझो। हम लोग चल रहे हैं मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। मटेरियल, रॉ मटेरियल, लेबर का क्या नाम है? डायरेक्ट वेजेस। और ओवरहेड में जाके डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिख देंगे वहां पे। तो 2 वेजेस कितना है भैया? वेजेस बोला 0.80 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड एंड 0.40 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग WIP। ले, ये तो भैया हम लोग के साथ गेम कर दिया। क्या बोला? 0.80 पर यूनिट मैन्युफैक्चर। कितना मैन्युफैक्चर हुआ लिखा है? ये क्या लिखा है? यूनिट प्रोड्यूस्ड। भैया लेकिन ये तो प्रोड्यूस्ड है, प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर अलग अलग होता है जी? नहीं ना। तो वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? यहाँ 2 वेजेस में 0.8 इंटू 5 लाख एंड दूसरा 0.4 इंटू कितना रुपया? क्या बोला? क्लोजिंग WIP कितना है? क्लोजिंग WIP 12,000 यूनिट। हम लोग यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना बेटा, कि रुपीस से मल्टीप्लाई करेंगे? याद रखना, हायर चार्जेस जो दे रहा है तुमको क्या बोल रहा है? यूनिट ऑफ। तो क्या रुपीस से मल्टीप्लाई होगा कि यूनिट से? एग्जाम में रुपीस से करेगा तुम लोग, कभी नहीं लेगा। बोलेगा अमाउंट तो रुपीस, बोलेगा यूनिट तो यूनिट, सिंपल। तो इसका आया 5 लाख का 80 पैसा करके 40,000, नहीं 4 लाख, 4 लाख और 12 लाख का 40 पैसा करके 4,80,000। टोटल कितना हुआ? अच्छा हाँ 12,000 यूनिट है। तो इसका 4,800। टोटल कितना हो गया भैया? 4,04,800। 4,04,800। ईजी है यहाँ तक। तो भैया रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया। अब एक्सपेंसेस में आएंगे। एक्सपेंसेस 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और रॉयल्टी क्या होता है? डायरेक्ट, हमेशा डायरेक्ट। तो रॉयल्टी है क्या? अच्छा, दूसरा हायर क्या होता है? हायर हम नहीं करेंगे। मेरे को पता है मशीनरी, अगर मेरा एक दिन में 100 गन्ना बना और ये मशीन का एक दिन का 50 रुपया रेंट है तो आराम से निकल जाएगा कि एक गन्ना का कितना रुपया रेंट है। तो यहाँ पे आएगा हायर। अब हायर को लेके क्या बोला? हायर भैया 2 टाइप का, एक है हायर चार्जेस ऑन मशीन एंड एक है हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री। अबे ये फैक्ट्री रेंट है, ये डायरेक्ट है क्या? वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये बात कि मशीन है तो डायरेक्ट है लेकिन फैक्ट्री है तो इनडायरेक्ट है। क्यों? क्योंकि भैया एक मशीन पे आप बता पाएंगे कितना यूनिट लग रहा है? क्या हम फैक्ट्री का बता पाएंगे एक दिन में कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है ये फैक्ट्री? नहीं बता पाएंगे। देखो ना यहाँ पे बताया ना डायरेक्टली 0.60 पर यूनिट, यहाँ कुछ बताया है डायरेक्टली। अगर यहाँ बता देता तो इसको भी डायरेक्ट मान लेते हैं। क्यों नहीं माने? क्योंकि यहाँ पे @ कुछ नहीं है। कुछ बता देगा तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, डायरेक्ट मानो। नहीं बताएगा मत मानो। क्या याद करना पड़ेगा इसको? हम लोग को क्या ढूंढना है कि बाद में लिखा हुआ है पर यूनिट का कितना लगा। हाँ भैया यहाँ हायर चार्जेस लिखा हुआ है पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड का 60 पैसा। कितना मैन्युफैक्चर हुआ था? उसका 60 पैसा कितना हुआ? 3 लाख।
क्या कोई दिक्कत? इजी है यहाँ तक? उसके बाद कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस दिख रहा है? क्या रिपेयर एंड मेंटेनेंस डायरेक्ट होगा? क्या वहाँ पर यूनिट लिखा है? कोई तरीका है हम पर यूनिट निकाल लें? तो इनडायरेक्ट है। कितना है रिपेयर एंड मेंटेनेंस? और एक हायर चार्जेस है ना फैक्ट्री शेड का। अरे फैक्ट्री के ऊपर एक चदरा होता है, वो चदरा हम लोग खरीदेंगे क्यों? हम लोग भाड़ा पे ले लेते हैं। तो कितना आया? उसके अलावा कुछ खर्चा दिख रहा है? यहाँ पे एक बार रुक जाते हैं। क्या कोई बाई प्रोडक्ट है? नहीं है क्वेश्चन में, तो क्या अब हम जन्म थोड़ी दे देंगे उसको? बाई प्रोडक्ट नहीं है तो नहीं है, होता तो लिख देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक है WIP का? भैया अगर फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल का यहाँ लिख दिए ना, अब नहीं लिखना। फिनिश गुड्स का ट्रेडिंग में लिखा था, यहाँ खाली और खाली किसका ओपनिंग क्लोजिंग आएगा? WIP। याद रखना इस बात को। तो बाय क्लोजिंग WIP कितना रुपया? 12,000 यूनिट का भैया एक बैलेंस आएगा, वो क्या नाम से रहेगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, किस नाम से? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। अब एक बात बताओ सिंपल सा, कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ? 5 लाख यूनिट प्रोड्यूस हुआ था, मैन्युफैक्चर हुआ था, वही ना मेरा जाएगा। कितना रुपया पे जाएगा? 16,000 स्टार्टिंग से था और 8 लाख का कंज्यूम किए, प्लस 4 लाख 4,800 प्लस 3 लाख प्लस 180 प्लस 220, कितना आया? उसमें से अभी भी मेरे पास 20,000 का माल बचा है, तो कितना का हुआ? ये मेरा चल जाएगा ट्रेडिंग में, खत्म कहानी। तुम लोग में से कुछ गधा बच्चा ना इसको बैलेंस करने लगेगा, यूनिट को बैलेंस नहीं करना है। यूनिट को बैलेंस करने का जरूरत है क्या? वो दे देगा 5 लाख रुपया, बैलेंस करना है अमाउंट। तो भैया यूनिट लिखने का जरूरत क्या था? वो रिप्रेजेंटेशन तो देना होगा ना, कितना यूनिट के लिए खर्चा हुआ। तुम लोग नोटिस करो, जहां भी डायरेक्ट खर्चा है, जैसे यहाँ पे वेजेस डायरेक्ट था, यूनिट यूज हुआ, यहाँ पे यूनिट यूज हुआ, तो वो चीज़ का हम लोग डिस्टिंक्शन देते हैं ताकि हाँ वो फॉर्मेट बना हुआ, वो क्लैरिटी रखने के लिए लॉ बनाया है। हम लोग का इसमें कुछ नहीं है, हम लोग ऐसे भी बनाएंगे तो आंसर आएगा। ठीक है। क्या ये टफ था? अब ऐसा ही एक प्यारा सा छोटा सा सम है, इलस्ट्रेशन 3, उसको बनाओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, हालांकि मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ पर यूनिट का कुछ भी दिया हुआ है। क्या इस क्वेश्चन में यूनिट था कहीं भी? तो हम लोग यूनिट वाला कॉलम बना के छोड़ सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। भैया नहीं बनाएंगे मार्क्स कटेगा? बिल्कुल भी नहीं कटेगा। बनाते फटाफट इजी सा क्वेश्चन, प्यारा सा है ना। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं भैया सबसे फर्स्ट में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, या फिर पहले ओपनिंग WIP है क्या कुछ? कितना रुपया? सब यहाँ पर ध्यान दे दो। अब कॉपी में काम करके कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर ध्यान दे दो। 2 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग दिया है कितना? परचेजेस दिया है कितना? क्या कोई क्लोजिंग है? कितना? तो कितना जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में? क्या किसी को कोई दिक्कत? उसके बाद मटेरियल लेबर है, वेजेस कितना रुपया? भैया गेम हो गया। सेम बात आप बोलते थे टिक मारो, यहाँ पे वेजेस में बोल रहा है 2,000 बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग यहाँ पे ऐड करो। कितना था? प्लस 2,000, कितना आएगा? 15,000। अब आओ यहाँ पे, तुम लोग को दिक्कत हो रहा है भैया कि क्या चीज़ मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, क्या ट्रेडिंग PL में जाएगा, थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है। अगर फैक्ट्री का खर्चा है, फैक्ट्री के लिए, फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, नहीं तो ट्रेडिंग। रॉ मटेरियल कहाँ का होता है? फैक्ट्री। WIP फैक्ट्री, फिनिश गुड्स फैक्ट्री, डेटर फैक्ट्री, माल दुकान से बिकेगा, डेटर वहाँ पे बनेगा, तो ये नहीं। कैरेज ऑन परचेज, याद करो, मेरा रेमंड का फैक्ट्री है और एक रेमंड का शोरूम है।
फैक्ट्री के लिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे, और शोरूम के लिए ट्रेडिंग पीरियड। अब हम मैन्युफैक्चरिंग का शोरूम, इसका रेमंड का शोरूम में क्या पूमा का कपड़ा बेचेंगे? तो क्या कभी भी मेरा कहीं और से परचेज होगा? हम तो अपना फैक्ट्री से मंगाएंगे। तो कैरेज ऑन परचेजेस किसके लिए होगा? ये रॉ मटेरियल आया होगा उसके लिए, इसीलिए ये मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। तो टू कैरेज ऑन परचेजेस कहाँ जाएगा? समझ गया रीजन? टू कैरेज। अगर यही बोल देता कि हम लोग और भी डील करते हैं और ये कैरेज ऑफिस का लिए, तो फिर ऑफिस में डालते हैं। अगर नॉर्मल परचेज बोला है और मेरा फैक्ट्री है, तो हम ये मानेंगे ना हम कि रॉ मटेरियल खरीदे, माल बनाए, और फिर वो माल को ट्रेडिंग अकाउंट में भेजेंगे। तो कितना रुपया? फिर क्या है? बीआर वगैरह, वेजेस बात हो चुका है। टेलीफोन क्या फैक्ट्री का है कि ऑफिस का है? टेलीफोन हम लोग क्या करेंगे फैक्ट्री में? ऑफिस का नंबर होता है। कभी सुना फैक्ट्री नंबर? ऑफिस नंबर होता है ना। तुम लोग जब फ़ोन करता है किसी को कंप्लेन करने के लिए, तो जियो का सिम का फैक्ट्री में लगता है जो सिम बना रहा है, कि ऑफिस में लगता है? तो ये ऑफिस का खर्चा है। रिपेयर टू ऑफिस फर्नीचर, जब नामे में ऑफिस है तो फैक्ट्री का मान लें। रिपेयर्स टू प्लांट, कौन सा ऐसा ऑफिस है जहां पे हम लोग प्लांट और मशीनरी रखेंगे? ये हमको रेमंड का कपड़ा बनाना है, हम रेमंड का शोरूम में उसका मशीन रखेंगे। कहाँ रखेंगे? फैक्ट्री में। तो ये यहाँ पे आएगा टू रिपेयर कितना। लेकिन यही रिपेयर अगर किसी फर्नीचर का होता तो वो ऑफिस हो जाता, तब वो पीएल में आ जाता। उसके अलावा फिर क्या है? रेंट। और रेंट में गेम किया। क्या गेम किया? बोला कि ऑफिस प्रीमाइसेस 1/4 ऑफ टोटल एरिया में, मानो ये मेरा बड़ा सा बिल्डिंग है, ये 1/4 एरिया है, यहाँ एक दरवाजा है और यहाँ से हम रेमंड का कपड़ा बेच रहे हैं। बाकी 3/4 में तो काम हो रहा है ना फैक्ट्री। अब रेंट बोला, रेंट ऑफ यहाँ पे लाइटिंग 1350 है, तो 1350 में 3:1 का रेशियो में बढ़ जाएगा। 1/4 कहाँ जाएगा? पीएल में। और बाकी 3/4, इतना बड़ा बिल्डिंग है उसका लाइट लगेगा ना, तो वो कहाँ चल जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में। तो लाइट कितना रुपया था? देखिए भैया, ये तो आप ऑफिस प्रीमाइसेस का बात किए, तो रेंट हम लोग का एक था रेंट, नॉर्मल रेंट, ठीक है, और एक है लाइटिंग। दोनों का अलग ट्रीटमेंट किया गया। रेंट कितना रुपया था? इंटू 3/4, 3:1 का रेशियो में बांटे थे ना। कितना रुपया आया? 4500। टू लाइटिंग, लाइटिंग क्या बोला? अब एक बात बताओ, जरूरी नहीं है कि मेरा जिस एरिया में रेंट हो उसी के हिसाब से लाइटिंग हो। ऑफिस में माल बेचने के लिए हो सकता है हम ज़्यादा लाइट लगा ले, कुछ भी हो सकता है, तो उसका हिसाब बोला कि 2:1 रेशियो में बांट दो। और हम लोग का लाइटिंग यहाँ पर कितना मांगा? 2/3 का। तो लाइटिंग कितना था? आया कितना? ठीक है। एंड एट लास्ट यहाँ पे डेप्रिसिएशन है 10% ऑन मशीन एंड 7.5% ऑन ऑफिस फर्नीचर। तो मशीन का 10% है तो वो कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में। और ऑफिस फर्नीचर का ट्रेडिंग पीएल में। तो यहाँ सिर्फ आएगा 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 7,000। एंड यहाँ पे ऊपर में बाई क्लोजिंग WIP कितना रुपया है? अच्छा, कुछ कमाई हुआ क्या? बोला भैया स्क्रैप था। स्क्रैप बोले तो अच्छा याद रखना, यहाँ पे क्लोजिंग सेमी फिनिश गुड्स भी WIP होता है। भैया बोला ना कि स्क्रैप बेचे 2500 रुपया मिला। आज मेरा कपड़ा का काम है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कपड़ा बचता होगा। कोई आदमी आया, बोला भैया ये कपड़ा हमको दे दीजिए, हम इसका ना पर्स बना के बेचेंगे। ले जाओ रद्दी का भाव में, मेरे लिए तो कमाई हो गया। बाई सेल ऑफ स्क्रैप। ये फैक्ट्री से हुआ ना कि ऑफिस से होगा? तो 2500 रुपया यहाँ आएगा। बैलेंस कितना आया? हाँ, बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना? 1,19,000। अब ये 1,19,000 कहाँ जाएगा? यहाँ से दिखाते हैं, यहाँ आ जाएगा। टू परचेसेस के जगह ये दिखाएंगे।
बाकी सब तो सिंपल है। इतना सारा क्वेश्चन इस पे हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। क्या कोई दिक्कत? सबको समझ आया? और ये क्या है? बैलेंस शीट। और इतना बड़ा नोट क्या लिख रहा है? कुछ भी नहीं है, वो नोट को भूल जाओ, ठीक है। इंस्टीट्यूट के पास बीच बीच में लोगों को ना कीबोर्ड चलाने का मन करता है, कॉपी पेस्ट करके थक जाता है तो लिखने लगता है, बस, ठीक है। क्लियर है सबको? अगर आप लोग अपने बुक में और अपने दिमाग में चीज़ों को लिखते हुए नहीं जाओगे, जो हम हिंदी में समझ रहे, जैसे कि हम यहाँ पे समझे WIP लिख दिए, यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे स्टार मार्क कर दिए, ठीक है। जैसे कहाँ गया ये वाला बात को, कि यहाँ पे हम गलती कर रहे थे, फिर ये वाला पॉइंट में हम गलती कर रहे थे, किसमें? कैरेज ऑन परचेजेस में रॉ मटेरियल होगा। तुम लोग ये सब नहीं लिखेगा, फिर तुम लोग भूल जाएगा। तुम लोग का बुक इतना सुंदर नहीं है कि सारा काम करके दे, ठीक है। एंड बिलीव मी, फाउंडेशन तो फिर भी प्यारा है। इंटर और फाइनल का बुक तो इतना घटिया है, इतना घटिया कि तुम सोचेगा कि अगर हम उस किताब से पढ़ ले तो तुमको 100 अटेम्प्ट लगेगा पास होने में, उसके बाद भी नहीं होगा। ट्यूशन लेगा, अच्छा कोई और टीचर का बुक रेफर। उन लोग अपना बुक को छापा है, उसमें बस नंबर्स बदल रहा है, पेजेस बदल रहा है और कलर बदल रहा है। तुम लोग को वो लोग बेरेक्ट छाप दिया। अगर वो लोग को बोलना है ना कि लॉ ये फॉर्मेट बोला है, तो सेक्शन रुक्शन सब उतार के लिख दिया। अरे बच्चा को तो नहीं पढ़ना है ना उतना, तुम लोग तो पढ़ के कंफ्यूज होगा, डरेगा, तो इजी भाषा में टाइप नहीं करता है वो लोग, कॉपी पेस्ट करता है। तो हम लोग को बुक में अपने से मार्किंग करते करते आगे पढ़ना होगा, इधर भी और आगे भी, ठीक है। क्या ये सबको समझ आया? इजी सा चीज। क्वेश्चन नंबर 2 बनाओ। 1 और 3 होमवर्क रहेगा, 2 तुम लोग को अभी हम दिखाना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे अपन। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा विचित्र सा है भैया, ठीक है। इसमें कुछ फिगर्स मिसिंग है, तो पहले बोला है कि हम लोग को ना ये सारा फिगर्स निकालना है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाया है, लेकिन सही है कि नहीं समझ नहीं आ रहा भैया। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग बनाते हैं ना। बुक में तो ऐसे भी इतना सारा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो हम ही लोग सही करते हैं उनको। हाँ, मतलब 90% जगह तो लोग मिस्टेक करके रखता है। ये पहला मिस्टेक है जो ये लोग इंटेंशनली किया है, बाकी सारा अनइंटेंशनल मिस्टेक होता है। सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, कितना रुपया आएगा भैया? पता नहीं, लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन में? तो कैसे बोल दिया 10 लाख? रुको जरा, सब्र करो। फिर वेजेस, क्वेश्चन में वेजेस को लेके बोला गया कि फैक्ट्री वर्कर को 3 लाख दिए थे और लेबर को 50,000। तो ये मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा और ये पीएल में, ट्रेडिंग पीएल में, तो यहाँ चल जाएगा 3 लाख। कोई दिक्कत? और वो वाला कहाँ चल जाएगा? पीएल में। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस से पहले डिप्रिसिएशन है क्या? कोई प्लांट मशीनरी खरीदे भैया, 2 लाख रुपए का डिप्रिसिएशन तो दिखा रहा है। और उसके अलावा बोला गया कि 10 लाख रुपया का मशीनरी खरीदे थे और उसके बारे में लिखना ही भूल गए। ले, मतलब 2 लाख का डिप्रिसिएशन था, प्लस एक मशीन आया, उस पर भी डिप्रिसिएशन देना चाहिए। साल के बीच में आया, पहले आया कि अंत में आया? नहीं बोला कुछ, मान लेंगे पहले आया। तो पूरा साल भर का 1 लाख रुपया डिप्रिसिएशन इस पे लगेगा। टोटल कितना हो गया? किसी को कोई दिक्कत? उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आए, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 2,40,000, 44,000। बट द इशू इज भैया कि वहाँ पे 80,000 इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस था। कितना था? 80,000 इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, जिसमें से 30% ऑफिस का था। तो 24,000 रुपया तो हम लोग का है ही नहीं। 80% का 30% हम लोग का है क्या? 24,000 नहीं है। उसके अलावा फ्यूल चार्जेस था 20,000 रुपया। क्या ये फैक्ट्री में लगता है? कहाँ लगेगा फ्यूल चार्जेस? ऑफिस में ऐसा क्या है जिसमें हम पेट्रोल डालेंगे? ऑफिस में इन्वर्टर यूज होता है। एक छोटा सा, कौन सा दुकान में तुम जनरेटर लगा हुआ देख लिए? कोई दुकान में जनरेटर लगता है? जनरेटर कहाँ लगेगा? फैक्ट्री में। तो ये ठीक है, होना चाहिए। फ्रेट इनवर्ड, हम क्या बोले, फैक्ट्री में ही फ्रेट इनवर्ड आएगा अगर फैक्ट्री है तो। और डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर, कस्टमर बोला हमको माल देने के लिए डिलीवरी चार्जेस आप लोग पे करिए। वो माल फैक्ट्री से जाएगा कि ऑफिस से जाएगा? तो हम फैक्ट्री में चार्ज करेंगे क्या? तो ये माइनस क्या हो गया फिर से? 20,000।
टोटल कितना आया? क्या यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, कितना? चलो यहाँ तक ठीक है। फिर और कुछ है भैया? बिल्कुल है। यहाँ पे बोला गया ट्रेडिंग अकाउंट में था 17,94,000, लेकिन भैया बात कुछ ऐसा है कि हम लोग को ना कुछ चेंजेस करना होगा। क्या ये सही दिखा रहा है? देखो 17,94,000 है, एक डेप्रिसिएशन था जो हम इसमें चार्ज नहीं किया, 1,00,000 रुपया का। वो डेप्रिसिएशन हमको चार्ज करना चाहिए था ना, हम किए हैं क्या? तो हम कर देते एक बार। भैया डेप्रिसिएशन तो माइनस होता है ना बेटा, वो कहाँ माइनस होगा? बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग का डेबिट में। यहाँ पे तो बढ़ेगा ना बैलेंस, तो ये 1,00,000 से हम लोग पढ़ाएं। और कुछ 17,94,000 रुपया तुम पे किया, ठीक है, जिसमें कि 1,00,000 रुपये का ऐसा डेप्रिसिएशन था जो हम लोग चार्ज करना भूल गए। तो ट्रेडिंग में क्या साथ 17,94,000 जाएगा? नहीं भैया। अब तुम लोग यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पे 1,00,000 रुपया बढ़ा तो यहाँ पे भी 1,00,000 रुपया बढ़ेगा ना, तो ऑटोमेटिकली प्लस 1,00,000 होगा। इस तरफ अगर 1,00,000 बढ़ाएं हम, तो मेरा मानो यहाँ पे कुछ बैलेंस था, अगर हम यहाँ 1,00,000 से बढ़ाएं तो यहाँ का बैलेंस में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? ये ऐड करके 17,94,000 आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे 1,00,000 बढ़ाए तो यहाँ भी 1,00,000 बढ़ेगा ना, 18,94,000 होगा ना, समझा? ये मत देखो कि डेप्रिसिएशन है तो माइनस करना है, ये देखो कि ये तो बैलेंस फिगर था ना, ये तो बैलेंस फिगर था ना। तो अगर यहाँ पर कुछ हम और ज़्यादा डेबिट किए तो ये टोटल बढ़ेगा, ये टोटल बढ़ेगा तो यहाँ का बैलेंस भी तो बढ़ेगा, ठीक है, ओके। उसके अलावा बोला गया 3.5 लाख रुपए का वेजेस था, लेकिन ये पूरा वेजेस में गड़बड़ी था। क्या गड़बड़ी था? 50,000 तो होना ही नहीं चाहिए था, तो डेबिट में 50,000 माइनस होगा, तो यहाँ से भी 50,000 माइनस होगा ना। क्यों भैया? क्योंकि ये जो वैल्यू आ रहा था इसका टोटल, वो 50 से घटा, ये भी 50 से घटेगा, तो यहाँ भी 50 से घटेगा ना, समझ रहा है बात को? उसके बाद रुक जाओ, ठीक है, उसके बाद यहाँ तक भैया क्लियर है। और क्या हुआ था? और क्या हुआ था याद है? 20,000 और 24,000 का डायरेक्ट एक्सपेंस आना चाहिए था क्या मैन्युफैक्चरिंग में? हम लोग क्या किए, यहाँ पे दिखा दिए, तो यहाँ से 44,000 घटाए थे ना, तो वही टोटल, यहाँ का टोटल भी उतना से कम आएगा, यहाँ का टोटल भी 44 से कम आएगा, तो यहाँ पे घटाना होगा ना, तभी ना आएगा। तो टोटल कितना आ रहा है? सब कुछ करके आया 18,00,000 रुपया। ये बाई ट्रेडिंग में कितना आएगा? नहीं समझा ना जुल्फिकार? समझ गया सब कोई? क्योंकि भैया यहाँ पर हम गलती किए थे, तो ये वाला क्या सही रहेगा? यहाँ सब गलती हुआ, ये सही रहेगा, उसमें चेंजेस करेंगे ना। हम 1,00,000 का डिप्रिसिएशन यहाँ पे और बढ़ाए तो यहाँ भी बढ़ाना होगा, यहाँ पे हम 44,000 घटाए तो यहाँ भी घटाना होगा ना, समझ रहा है बात को? तो मेरा कितना आया ट्रेडिंग में? 18,00,000 रुपया। क्या किसी को कोई दिक्कत? फिर हम लोग क्या बनाएंगे? कुछ बनाने बोला है पीएल? रॉ मटेरियल का अकाउंट बनाने बोला है, तो मजाक कर रहा है हम लोग के साथ। चलो ठीक है, हम लोग भी इसके साथ कर सकते हैं। रॉ मटेरियल भैया बात कुछ ऐसा है कि ये 18,00,000 तो बैलेंस फिगर नहीं है, 18,00,000 बैलेंस फिगर है। बैलेंस फिगर तो प्लस माइनस करने के बाद बचता है, ये तो हम लोग निकाले हैं। बैलेंस फिगर आएगा रॉ मटेरियल कितना रुपया? समझा दिमाग कैसे दौड़ाया ये लोग? टफ नहीं है, बस दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि ये तुम लोग का वो इजी तरीका नहीं है कि टी बनाए, इधर ओपनिंग से शुरू किए और सीओपी पे रुक गए। नहीं, या थोड़ा बुद्धि लगाना होगा, दिमाग दौड़ाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रॉ मटेरियल बनाते हैं। बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना निकल गया? क्या दिया हुआ था वहाँ क्वेश्चन में? कुछ दिया हुआ था क्या? कितना? और क्या क्या मांगा है टू साइड में? पहले ये बताओ, क्रेडिटर को कितना पे करना है मांगा है, और क्या क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं? नहीं भैया, अभी तो कोई वैसा डाटा नहीं है। हाँ, क्रेडिटर का डाटा मेरे को कुछ कुछ ना दिख रहा है, कुछ कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है भैया? क्रेडिटर में
बाई बैलेंस बीडी है 15 लाख, वेरी गुड। टू बैंक है 22 लाख और बैलेंस सीडी है 6 लाख, टोटल कितना आ रहा है भैया? यहाँ तो 15 लाख ही है, मतलब जो बचा वो क्या 13 लाख भैया। पीएल में जाएगा, पीएल में जाएगा। क्रेडिटर बैलेंस शीट का माल है, पीएल में जाएगा। क्या होगा ये? बाई बैंक या बाई परचेजेस, रॉ मटेरियल, कुछ भी। बेसिकली ये रॉ मटेरियल कंज्यूम करने के लिए हम लोग पे किए होंगे, रॉ मटेरियल खरीदे होंगे, तो यहाँ क्रेडिटर में कितना आ जाएगा? 13 लाख। और बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? क्लोजिंग ये बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा रॉ मटेरियल का? 13 लाख। क्या टफ था? बस तुम लोग का डायरेक्शन तुम लोग को देना पड़ा। इजी है। 1 और 3 प्लस किधर? इधर। हाँ, कौन सा 13 लाख बताए बाबू? ये 13 लाख प्लस 4 लाख, 14 लाख होगा ना टोटल। 13 लाख प्लस 1 लाख 14 लाख, इधर 10 लाख था तो 4 लाख। हाँ, तुम पूछा भाई 13 लाख कैसे हो गया? तुम ये बताओ हमको जुल्फिकार, इसका टोटल कितना है? प्लस 6, 22 प्लस 6 28 लाख। यहाँ होना चाहिए था, है कितना के कारण नहीं है? ये क्या नाम से आएगा? पीएल में जाएगा। ये किसका क्रेडिटर होगा? ऑफिस का कोई क्रेडिटर होता है? किसका होगा? फैक्ट्री का होगा। ठीक है, सोच लो तुम लोग कि तुम लोग का ब्रेन कैसे तुम लोग का ब्रेन सम को सॉल्व कर रहा है कि तुम लोग को अगर चीज को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे रहे हैं आसान को, तुम लोग का दिमाग उस चीज को नहीं ढूंढ पा रहा है, क्योंकि तुम लोग रट रहे कि हाँ रॉयल्टी डायरेक्ट होता है, वेजेस डायरेक्ट होता है, रीजन नहीं पकड़ रहा, रट रहा है। तो रटो, लेकिन भूल जाओ फिर कि तुम लोग का एग्जाम एक बार में निकलेगा या फिर इस बार में निकलेगा। फिर अटेम्प्ट्स लगेंगे फाउंडेशन में भी, इंटर में भी, लेकिन जहां रीजन पकड़ लेगा ना, चीज याद भी रहेगा, और चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए मेरे को तो पता है कैसे क्यों हो रहा है, तो हम कर पाएंगे। तो हर चीज के पीछे क्यों इसलिए जाना। होमवर्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। बहुत लंबा छुट्टी है तुम लोग का। कैसे नहीं है? संडे मंडे और बीच में 2 दिन जो है तुम लोग घर में फ्री रहेगा। परसों चलो इको का टेस्ट है, सैटरडे को, उसके बाद तो कुछ नहीं है। सैटरडे का इवनिंग, संडे होलिका दहन दिन भर थोड़ी मनाएगा, थोड़ा तो पढ़ाई करेगा उस दिन की, छुएगा ही नहीं किताब, पाप लगेगा। और मंडे चलो होली वाले दिन नहीं छुएगा, उसके अगला दिन तो छुएगा। ट्यूसडे को मेरा क्लास इवनिंग में ऑनलाइन मेथड से होगा, जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा किसका? 1 and 2 ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, 1 and 3 ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड स्कैनर रहेगा, दोनों चैप्टर। तो अगर आज से थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस नहीं करेगा तो ये तब तक खत्म नहीं होगा। और भूल जाना कि अगर तुम लोग उस दिन चुपचाप बैठा हुआ या क्लास अटेंड किया है, क्लास अटेंड नहीं किया तो बाद में मदद करेंगे, नहीं करेंगे। अब हम लोग का क्वेश्चन सेशंस का हम रिकॉर्डिंग भी नहीं देंगे तुम लोग को, और अगर तुम लोग क्लास के साथ नहीं चलेगा तो तुम लोग पीछे रहो, तुम लोग डिजर्व करता है पीछे होना। ठीक है।